हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे इजी केमिस्ट्री चैनल पर स्वागत है। हम लोग एल्कोहल, फिनॉल और ईथर क्लास 12 चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में फिनॉल और एल्कोहल की कुछ हम लोगों ने क्लासिफिकेशन, कुछ IUPAC नामांकन ये सब पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल के बनाने की विधियाँ, या आपके NCERT की बुक में लिखा हुआ है एल्कोहल के विरचन की विधि। ठीक है, विरचन। तो विरचन शब्द भी ध्यान रखें, यानी कि बनाने की विधि। ठीक, अब देखिए, आप लोगों ने अभी हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स पढ़ के आए हैं। तो हेलो एल्केन जब आपने पढ़ा है तो उसमें आप हेलो एल्केन के रासायनिक गुण पढ़ के आए हैं, और रासायनिक गुण में भी बहुत सारी आपने विधियां पढ़ी हैं जिससे हम एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बना रहे थे। ठीक है, तो वो सारी विधियों को आप मेरे ही YouTube चैनल में जो अलग से वीडियो बने हुए हैं आप उसमें देख सकते हैं, जिसमें SN1 SN2 रिएक्शंस हैं, उसकी मैकेनिज़्म है, थोड़ी सी उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री है। तो वो आपको हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, आप उसको मेरे ही चैनल पर जाकर देख लीजिए। ठीक है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स की बिल्कुल मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है 11 वीडियो की, उसी में से आपको ये सारा मटेरियल मिल जाएगा। अब हम एक जो आपकी NCERT की बुक में दिया हुआ है, हम NCERT की बुक में जो एल्कोहल के बनाने की विधि है उसको पढ़ेंगे। तो वो उसकी पहली ही विधि है एल्कीन के जलयोजन से। एल्कीन के जलयोजन मीन्स हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, पहली विधि एल्कीन से, वो भी कैसा, एल्कीन के जल योजन से। जल योजन यानी जल का जुड़ना, है ना, या इसी को हम बोलेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब हम एल्कीन से जो जलयोजन पढ़ेंगे उसमें कुछ नहीं, पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो ये है एल्कीन। आपको मालूम है कि जो क्रियात्मक समूह, इसमें क्रियात्मक समूह एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना। अगर किसी भी कार्बन के बीच में, पूरे श्रृंखला में से किसी दो कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड हुआ तो हम उसको एल्कीन कहते हैं। ईन, ये ईन जो है सफिक्स लगाया। अब हम उस पर क्या करा देंगे, जलयोजन करा देंगे, यानी H2O को हमें जोड़ना है। ये H2O OH के रूप में लिख लो आप H2O को। ठीक, ये जब H2O जुड़ेगा तो ये जो डबल बॉन्ड है, हमको मालूम है कि जो द्विबंध होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, कमज़ोर बंध होता है, ये बहुत आसानी से टूटेगा, और टूटने के फलस्वरूप ये देखिए एक जगह H और एक कार्बन पर OH, एक कार्बन पर H और एक कार्बन पर OH बन गया। और इसे ही, अब देखिए इस कार्बन के साथ OH जुड़ गया तो हम इसे ही क्या बोलेंगे, एल्कोहल। ठीक, ये हो गई, मतलब एक सामान्य रिएक्शन मैंने बताई कि एल्कीन के जलयोजन से हम एल्कोहल प्राप्त कर रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी जो NCERT की बुक है, NCERT की बुक में लिखा हुआ है एल्कीन का जलयोजन तो है, लेकिन कैसा, अम्ल उत्प्रेरित, अम्ल उत्प्रेरित, ये एक शब्द है। यानी सामान्य एल्कीन पर जलयोजन नहीं होगा, बल्कि अम्ल उत्प्रेरित या एसिड कैटेलाइज्ड। कैसा हाइड्रेशन, एसिड कैटेलाइज्ड।
यानी इसमें कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में क्या उपयोग हो रहा है? अम्ल उपयोग हो रहा है। उत्प्रेरक के रूप में अम्ल, यानी जब जलयोजन की क्रिया होगी तो वहाँ पर अम्ल भी होना आवश्यक है। ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये पूरा मेरे ख्याल से मैं मिटा देती हूँ, ये नोट कर लिए हैं। अब ऐसा अम्ल होना क्यों जरूरी है, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन इसको क्यों कहा जा रहा है, इसको हम देखते हैं। हमने लिया CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन। अब इथिलीन आप ही बताओ, इथिलीन कैसा होगा? इथिलीन क्या इलेक्ट्रोफिलिक होगा या न्यूक्लियोफिलिक होगा? बताइए, ये इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए या न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रागी होना चाहिए या नाभिक रागी होना चाहिए? क्या होना चाहिए? देखिए, इसके पास डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर उधर भटकते हैं, या ये कह लो थोड़े फ्री होते हैं, उतने क्लोज बॉन्डेड नहीं होते हैं। तो इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, या ये कह लो कि ये इलेक्ट्रॉन मूवेबल है। इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करने के कारण ये नाभिक रागी अभिकर्मक या न्यूक्लियोफाइल के समान काम करता है। ये न्यूक्लियस की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, ज़्यादा नहीं यानी ये इलेक्ट्रॉन मूवेबल है, तो वह उसकी मतलब आकर्षण पॉजिटिव चार्ज वाले की तरफ ज़्यादा रहेगा। तो और हम क्या जोड़ रहे हैं? H2O। अब ये पानी है, पानी में भी आपको मालूम है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल के समान ही काम कर रहा है। दोनों न्यूक्लियोफाइल के समान काम कर रहे हैं, तो कभी न्यूक्लियोफाइल आपस में जुड़कर अभिक्रिया देगा क्या? नहीं देगा। भाई, एक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए और एक इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, यानी धन ऋण ऋण धन, तब तो रिएक्शन होगी। 2 धन आपस में नहीं मिल सकते, 2 ऋण आपस में नहीं मिल सकते। इसलिए देखा गया कि ये रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है जो क्रियाकारी एल्कीन है, और पानी जिसका जलयोजन होना है ये भी न्यूक्लियोफाइल के समान काम कर रहा है, तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया नहीं देंगे। तो अब क्या करें? इसकी मैकेनिज्म को समझें और मैकेनिज्म से फिर हम इस बात को देखें कि क्या होता है। अम्ल का काम क्यों लिखा है? अम्ल उत्प्रेरित या एसिड कैटलाइज्ड। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म में हम समझते हैं। मैकेनिज्म या क्रियाविधि। ठीक, अब क्रियाविधि का पहला पद जो आपकी बुक में पहला पद लिखा हुआ है वो है, देखिए थोड़ा सा बुक का भी पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले पद में जो चरण 1 में लिखा हुआ है ये है एल्कीन के प्रोटानन, या ये कह लीजिए प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। आपके बुक में जो शब्द है, कंफ्यूज नहीं होना, प्रोटानन यानी प्रोटॉन का जुड़ना। ठीक है, यानी सबसे पहले पद में देखिए रिएक्शन अगर ये है, हमने देख लिया दोनों न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, तो रिएक्शन तो होगा नहीं। तो हमें रिएक्शन कराने के लिए किसका करना है? हमें अम्ल की उपस्थिति आवश्यक है। अब सबसे पहले क्या रिएक्शन होगा? देखिए, मान लीजिए हम कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे हम इस पर सपोज HCl ले लेते हैं। तो अब ये HCl जब अभिक्रिया में भाग लेगा तो H प्लस आयन के रूप में और Cl माइनस आयन के रूप में काम करेगा। H प्लस आयन और
Cl माइनस आयन। अब अगर आपको याद हो अम्ल का एक ब्रोंस्टेन-लॉरी कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेन-लॉरी कॉन्सेप्ट कहता है कि जब कोई अम्ल आयनित होकर H+ आयन देता है तो उसका जो भाग शेष रह गया वो शेष भाग कॉन्जुगेटेड बेस होता है। वो भी कैसा बेस? वीक बेस, दुर्बल क्षार के समान ये काम करता है। कॉन्जुगेटेड बेस यानी ये हाइड्रोजन प्लस निकल गया अम्ल का, और जो भाग बचा है Cl बचा है ये वास्तव में एक दुर्बल क्षार के समान काम करेगा। ठीक, अब ये हम क्या करा दें, हम एल्कीन ले लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हम एल्कीन ले रहे हैं और इसका अब हम करा रहे हैं प्रोटोनेशन, यानी ये प्रोटॉन है ना, H+ आयन एज ए प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के ऊपर प्लस होता ही है, तो ये प्रोटोनेशन हो रहा है। अब देखिए प्रोटोनेशन हो रहा है पहले पद में। अब ये प्रोटॉन की स्थिति एसिमेट्रिकल असममित एल्कीन है, तो ये प्रोटॉन कहीं भी जा सकता है। इस डबल बॉन्ड जैसे ही ये अटैक करेगा, जैसे ही ये इस बॉन्ड पर अटैक करेगा, इसकी दो पोजीशन हो सकती है। या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, देख लो इस मैं दोनों बना के दिखा रही हूँ आपको, या तो यहाँ शिफ्ट होंगे CH3 CH, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया है ना, तो यहाँ, और ये हो गया CH2। देखिए जब इलेक्ट्रॉन ये दूसरे नंबर कार्बन पर यहाँ पर शिफ्ट हुआ है तो यहाँ माइनस आया था, तो यहाँ प्लस आया था, लेकिन ये माइनस से क्या होगा, हाइड्रोजन आकर H+ आकर जुड़ जाएंगे, तो ये न्यूट्रल हो गया और क्या हो जाएगा CH2। समझ में आया? ये एक स्थिति बनी। एक स्थिति कैसी बन सकती है? एक स्थिति जैसे ही आक्रमण होगा, ये पहली स्थिति बनी, तो शिफ्ट किस तरफ होंगे, इस तरफ। इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, इधर शिफ्ट होने के कारण यहाँ पर ऋण आयन बढ़ा। हम लिख लेते हैं इसको CH3 CH CH2। देखिए ये बंध के इलेक्ट्रॉन, डबल बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ शिफ्ट होने के कारण इस पर माइनस आवेश आया। माइनस जो आया है चार्ज, वो ये प्लस आवेश के यानी प्रोटॉन या H+ आयन के कारण न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा CH3 और ये बन जाएगा धन आयन। ये बन गया है धन आयन। अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों बने हैं कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। अब फिर हम बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं कार्बोकैटायन का स्थायित्व। हम देख रहे हैं कि ये कार्बोकैटायन कैसा हो जाएगा, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। 1 डिग्री, एक ही केवल एक शाखा निकली हुई है, मतलब शाखा है ही नहीं, ये इसी एक जो चेन में चली आ रही है वो कार्बन का, तो 1 डिग्री। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो प्लस वाला है उससे 2 कार्बन की चेन निकली है, तो ये 2 डिग्री है। हम स्टेबिलिटी जानते हैं, सबसे अनस्टेबल 1, फिर 2, फिर 3। हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जानते हैं, तो जाहिर सी बात है कौन सा वाला कार्बोकैटायन बनेगा, ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा। ये चूँकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे लेस है, सबसे कम है, इसलिए ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या करें, हम यहाँ पर CH3, देखिए कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा, 2 डिग्री, और जो हाइड्रोजन है वो यहाँ जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। इसको मिटा दूँ अब, ध्यान से हौले हौले समझना है। ठीक, अब हमने प्रोटोनेशन करा दिया, और यही वास्तव में धीमी गति या स्लो, यही धीमी गति या स्लो स्टेप है, इसीलिए इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी अभिक्रिया की दर निर्धारित करने वाला पद है। ये किस पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है। यही सबसे धीमी प्रोसेस है।
ठीक, अब हम दूसरे पद में पहुंचते हैं। यानी फर्स्ट हमने किया प्रोटोनेशन ऑफ एल्केन, हमने प्रोटॉन जोड़ दिए। अब हमें मिल गया, क्या मिल गया, इसके बाद एक और बोल सकते थे कि प्रोटोनेशन ऑफ एल्केन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। पूरा आप एक लंबी लाइन भी लिख सकते हैं। प्रोटोनेशन ऑफ एल्केन, पहले प्रोटोनेशन हुआ, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बना पहले पद में। अब दूसरा पद हम देख लेते हैं। दूसरे पद में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ न्यूक्लियोफाइल क्या है, मैंने इसके पहले बताई थी कि ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल के समान काम कर रहा है। यानी न्यूक्लियोफाइल क्या, H2O है, यहाँ पर H2O का आक्रमण या अटैक है ना, आक्रमण। अब जैसे ही इस कार्बोकेटायन पर कौन सा CH3CH धन और ये CH3, इस पर पानी का अणु एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही इस पर ये अटैक करेगा, ये बन जाएगा आपका CH3CH और यहाँ से OH2, पूरा का पूरा पानी उससे जुड़ गया। ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे ना, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज पर कार्बोकेटायन पर आक्रमण किया और ये बन गया। ठीक है, अब मैं यहाँ का मिटा दूँ। ये थर्ड स्टेप हम ऊपर देख लेते हैं। ठीक, अब हम ये तीसरा स्टेप, पहला दूसरा, ये आपका पानी जुड़ चुका है। तीसरा स्टेप, पूरा का पूरा पानी जुड़ा हुआ है। अब ये जो प्रोटानन हुआ था, ये विप्रोटानन हो जाएगा। विप्रोटानन, यानी प्रोटोनेशन की जगह क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन। अब क्या बना है अपने पास, अपने पास बना है CH3CH, यहाँ OH2 और यहाँ CH, यहाँ 3 लिखिए, CH3। और अब ये जो कॉन्जुगेटेड, यहाँ पर आपने देखा था ये Cl कॉन्जुगेटेड बेस के समान काम कर रहा है। ये यहाँ पर कॉन्जुगेटेड बेस आएगा और अपना एक H+ जो उसने दिया था स्टार्टिंग में, वो निकाल के ले जाएगा। तो ये CH3, ये CH, यहाँ से एक H+ निकल गया, क्या बचा, केवल OH और यहाँ पर CH3। ठीक है, ये हमारा एल्कोहल या प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ये उसकी मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म फर्स्ट क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। और ये कार्बोकेटायन का बनना ही वास्तव में धीमी गति की क्रिया है और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। उसके बाद इस कार्बोकेटायन पर इलेक्ट्रोफाइल, मैंने पहले बताई थी कि ये इलेक्ट्रोफाइल के समान काम कर रहा है, वो आक्रमण करेगा और एक एडिशन प्रोडक्ट बना देगा, जुड़ जाएगा वो। और इससे फिर अब क्या हो रहा है, विप्रोटानन या डीप्रोटोनेशन, यानी प्रोटॉन का निकलना, किसकी उपस्थिति में, H+, ये जो कॉन्जुगेटेड बेस था ना, इसकी उपस्थिति में ये क्या हो जाएगा, -H+ निकल गया और OH बन गया। और ये HCl जो है यहाँ पर, यही खास बात है, यहाँ पर जो HCl बना ये वास्तव में उत्प्रेरक के रूप में यूज़ हुआ, क्योंकि ये केवल अभिक्रिया में भाग लिया लेकिन लास्ट में हमें HCl फिर से मिल गया, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। बात समझ में आई?
ठीक है, अब देखते हैं, हम थोड़ा सा और इसमें समझने की कोशिश करते हैं। क्या यदि यही अभिक्रिया को, ये तो मैकेनिज्म हो गई, क्या यही अभिक्रिया मार्कोनी ऑफ के नियम का पालन करती है? अब आप बताइए, मार्कोनी ऑफ का नियम, हम मार्कोनी ऑफ का नियम पढ़ के आए हैं, इसको मैं मिटा दूं तो यहीं से हम मार्कोनी ऑफ के नियम को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे ये अभिक्रिया मार्कोनी ऑफ के नियम का पालन करेगी। ठीक है, मार्कोनी ऑफ का नियम क्या कहता था? मार्कोनी ऑफ का नियम ये कहता था, साथ साथ बोलो, मार्कोनी ऑफ का नियम ये कहता है कि जब भी डबल बॉन्ड से कोई हेलोजन हैलाइड या अम्ल, है ना, जुड़ता है, HCl जुड़ता है, HCl जुड़ता है, तो उसका ऋणात्मक भाग, ये भाग क्या हो जाएगा? एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो कम होती है, हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो देखिए आपको क्या प्रोडक्ट मिल गया? CH3, CH, OH और CH3। यही था ना मार्कोनी ऑफ। मार्कोनी ऑफ फिर से सुनो, इसको ध्यान में रखते देखते जाना। मार्कोनी ऑफ का नियम कहता है कि जब किसी एल्कीन पर या असंतृप्त कार्बन पर जब भी किसी हाइड्रोजन हैलाइड जैसे HCl की योगात्मक अभिक्रिया होती है तो उसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो। ये हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इसलिए उसका यहाँ पर हम HCl ना कह के हम पानी को जोड़ रहे हैं, तो पानी का भी ऋणात्मक भाग निकाल लेते हैं। ऋणात्मक भाग यहाँ पर पानी का क्या होगा? HOH, ये H रहेगा प्लस के रूप में, OH माइनस के रूप में, तो ये OH मार्कोनी ऑफ नियम कि इसका OH या ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। इस तरह इस रिएक्शन से हम मार्कोनी ऑफ के नियम को भी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या आपको इतना समझ में आया? आया तो बोले हाँ, और जब बोले हाँ तो करें सब्सक्राइब, और जब करें सब्सक्राइब तो करें वीडियो को लाइक एंड शेयर। तो ठीक है, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हम अल्कोहल के बनाने की अन्य विधियों को पढ़ेंगे। बाय।